अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल शाह और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर। एक बार फिर मैं आपको वेलकम खुशामदीद कहता हूं अकाउंटिंग मास्टर में। काफ़ी टाइम बाद मैं जो है एक यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ की वजह से मैं बिज़ी था, तो मैं टाइम नहीं दे सका। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं फिर हाजिर हूँ कास्ट अकाउंटिंग में जॉब ऑर्डर कास्टिंग के साथ। ये जो हम आज क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, ये कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जॉब ऑर्डर कास्टिंग चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 2 इन पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर जॉब ऑर्डर कास्टिंग है। अगर आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं, ये कास्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो इसके अंदर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, जॉब ऑर्डर कास्टिंग। और जो पार्ट नंबर 2 के अंदर है, तो आज हम जो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग है क्या। हमारे पास जो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है वो ये है कि कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और वो बेचती है। तो एक आदमी है जिसका मार्केट है, वो आगे ख़रीदता है कंपनी से या फैक्ट्री से और मार्केट में बेचता है, तो वो एक अलग तरीके से ऑर्डर देता है कि मेरे लिए फ़लाँ चीज़ बनाओ। लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये एक बाल पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर लेट सपोज आम रूटीन में ख़र्चा आता है 5 रुपये, ठीक है, ये मार्केट में बिकता है 10 रुपये में, ठीक है। तो कोई बंदा आके, जो कंपनी है या फैक्ट्री है, उसको ऑर्डर देता है कि बाल पेन को थोड़ा सा, इसकी मोटाई को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा दो, या इसको थोड़ा लंबा करो, या जो राइटिंग है इसके अंदर जो इंक है इसको बेहतर करो। इसके ऊपर अलग खर्चा आएगा, तो कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले इसके लिए अलग शीट तैयार करेंगे, जिसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कास्टिंग शीट। और इसको अलग तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, जॉब ऑर्डर कास्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है। जॉब ऑर्डर कास्ट शीट फॉर machine works collect data by the job order cost accumulation procedure for job 642। the following data are available। यानी एक कंपनी है, फोर्ज मशीन वर्क्स एक नाम है उसका, और वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग एकम्युलेट करता है, इकट्ठा करता है डेटा, ठीक है। और जहाँ पे जो जॉब शीट का नंबर है वो 642 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, पूरा जो प्रोसीजर है। इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितना मटेरियल यूज़ हुआ इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, लेबर कितना खर्च हुआ, FOH कितना खर्च हुआ, सारे कैलकुलेशन हम निकालेंगे, उसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे। आम रूटीन में हम ये चीज़ें क्वेश्चन के एंड यानी स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास डिफाइन नहीं है, हमें दिए नहीं गए, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ऊपर आप लिखेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कस्टमर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टमर नेम। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया हो कस्टमर नेम, तो आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जॉब नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड जो डेटा है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमर नेम भी नहीं है, ऑर्डर नेम भी नहीं है, जॉब नंबर हमारे पास है, जो है यहाँ पे है 6, यहाँ पे लिखा है जॉब नंबर 642। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, बाकी डेटा को छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब नंबर, ठीक है। सिक्स फोर टू, ठीक है। इसके बाद हम जो है डेटा पुट करेंगे, ठीक है। तो डेटा में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल हम सबसे पहले ऐड करते हैं।
मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में और वीडियो में देखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, खुल के लिख रहा हूँ ताकि पढ़ाई में और लिखाई में आसानी हो और समझने में आसानी हो। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हमारे पास जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल है हम इसको ऐड करेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है तारीख़ भी लिखेंगे, डेट। तो हमारे पास जो है वो सितंबर है और 14 ये जो डेट लिखा है इसके साथ साथ हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 9/14 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9/14 डेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल इशूड, जो इशू हुआ है वो $1200 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके सामने इशूड, यहाँ पे हम लिखेंगे 1200, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है 9/20 डेट पे इशू हुआ है 662, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/20 और यहाँ पे लिखेंगे इशूड, वो है 662। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 662 का मटेरियल इशू हुआ है। अच्छा, 9/22 जो डेट है इसके ऊपर इशू हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 9/22, यानी एक ही महीने में सारा इशू हुआ है। वो हमारे पास है 480, तो यहाँ हम इसके लिए नीचे लिखेंगे 480, ठीक हो गया। अब हम तीनों को, इन तीनों को जो मटेरियल इशू हुए हैं तीनों 1200, 662, 480, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो हम तीनों को हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2342, ठीक है, 2342, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2342, यानी ये हमारे पास जो है मटेरियल इशू हुआ है 2342। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम कास्ट, कास्ट कितना आता है यहाँ पे हम लिख दिया, ये 2342 हमारे पास जो है मटेरियल इशू हुआ है। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितना आता है, ठीक है। तो अब हम जो डायरेक्ट लेबर है इसको किस तरह निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखा है वीक ऑफ सितंबर 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सितंबर। अच्छा, अब इसको हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो, यानी जो डायरेक्ट लेबर है इसने 180 आवर्स काम किया है, ठीक है। और जो है एक आवर 6.20 के हिसाब से हम लगाया है कंपनी वालों ने, मतलब एक आवर अगर एक लेबर काम करता है तो उसको $6.20 मिलते हैं। तो हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.20 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है करेंगे 180, ठीक है, 180 मल्टीप्लाई बाई 6.20, हमारे पास कितना आएगा वो हम सामने लिखेंगे इसी खाने में। तो हमारे पास आएगा 1116, 1116, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहला, जो पहला वीक था उसका आ गया 11,116। सेकंड हमारे पास जो है वो लेबर है वो सितंबर 26, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर में 26 सितंबर, और अगेन वही, और जो नेक्स्ट वीक काम किया है वो 140 आवर्स काम किया है, ठीक है। और वो रेट भी जुदा है, तो रेट इंक्रीज़ हुआ है 7.30 रेट लगाया है, पहले 6.20 था, 7.30 है। और जो आवर्स है वो 140 आवर्स है, तो हम 140 को यहाँ पे 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.30 से पर आवर के हिसाब से, तो 7.30, तो हमारे पास आ जाएगा 10/2, 10/22, ठीक है। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2138, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2138,
2138 दोनों को मिला के, ठीक है। अब हमारे पास जो FOH है, हमारे पास नेक्स्ट FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को मैं पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास एक्चुअली वो एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जितने एक्सपेंसेस है वो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होते हैं। जैसे हमारे पास जो है बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, बिल्डिंग का रेंट है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, तो ये सारे हमारे पास FOH में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.50 पर डायरेक्ट लेबर। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है उसके हिसाब से हम 3.0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फर लेबर आवर यानी फर लेबर आवर हमारे पास 180 है और जो रेट बताया है वो 3.5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 20 सितंबर यानी सेम डेट जो डायरेक्ट लेबर का था, यानी ये सेम डेट डायरेक्ट लेबर का था वो FOH का भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सितंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 180, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर। रेट बताया है हमारे पास 3.50 डायरेक्ट पर लेबर आवर ये 180 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 के साथ। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हमारे पास आ जाएगा 630 अगेन हम 26 सितंबर को भी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो है 140 आवर्स है, ठीक है, यहाँ पे 140 आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 490, ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे, इस खाने में हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1120, ठीक है, तो 1120 हम लिखेंगे। अब इन तीनों एक्सपेंसेस को ये जो कास्ट है 2342 2342 और ये जो 2138 है ये 1120, तीनों को जो हम ऐड करेंगे, जो हमने तीनों को ऐड किया हमारे पास जो कास्ट आया 5600, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है, यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है वो क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 2, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 था जो हमने अभी हल किया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास है। अब हम मार्कअप जो प्रॉफिट है वो किस तरह निकालेंगे, तो मार्कअप प्रॉफिट तो हम निकालेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर 1 था अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंटर ए जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, वो तो हमने एंटर किया, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने क्लियर किया, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 हमारे पास क्या है, द सेल्स प्राइस ऑफ द जॉब एज्यूमिंग इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द मार्कअप 40% ऑफ द कास्ट, यानी जो हम मार्कअप है प्रॉफिट है वो हम 40% लेके टोटल कास्ट के ऊपर 40% हम लेंगे टोटल कास्ट के ऊपर। टोटल कास्ट हमारे पास है 5600 और इसके ऊपर हम लेंगे 40%, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लेंगे 40%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास्ट प्राइस हमारे पास है 5600, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, मार्कअप प्लस मार्कअप हम लेंगे 5600 के ऊपर 40%, ठीक है। तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 2240, ठीक हो गया। अब सेल प्राइस क्या होगा हमारे पास, हम भेजेंगे किस कीमत पे अपने कस्टमर को जिसने ऑर्डर दिया था। सेल प्राइस हमारे पास क्या आएगा, सेल प्राइस को निकालने के लिए हम सबसे पहले कास्ट टोटल कास्ट कितना आया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 5600 प्लस करेंगे अपना मार्कअप, प्रॉफिट भी हमने निकालना है, जो हमें प्रॉफिट मिलेगा इस कास्ट के ऊपर वो क्या है, वो हमारे पास है 2240। तो हम दोनों को ऐड करेंगे 2240 को,
इस दोनों को मिला के हमारे पास जो प्राइस आएगा टोटल, वो हमारे पास आएगा 7,840। ठीक है, तो इस कीमत के ऊपर हम इस प्रोडक्ट को भेजेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 था जो हल हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो जहन में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग शीट के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।